इंस्पिरेशनल टॉक विद इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के इस एपिसोड में आप सबों का फिर से स्वागत है। और आज हम जिस शख्स के साथ यहाँ मौजूद हैं वो जमशेदपुर के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ और हम सबों के क्षेत्र के चिकित्सा मसीहा आदरणीय डॉक्टर आर.एन. राय सर उपस्थित हुए हैं। तो सर, मेरे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद। हृदय आघात आने पर अगर लोग बेहोश होते हैं, अचेत होते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने से पहले तक अगर कुछ उपचार सीपीआर ट्रेनिंग के माध्यम से दे दी जाए तो उनकी प्राण बचाई जा सकती है। और इसके लिए इन्होंने एक अभियान छेड़ा हुआ है कि हर स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक संगठनों में लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, अपना कीमती समय लगा रहे हैं। और उसी अंतर्गत सर ने हमारे यहाँ भी समय दिया, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बाद भी ये सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाह रहे हैं, देते हैं। तो मैं सबसे पहले सर से यही सवाल करूंगा कि सर, ये सीपीआर ट्रेनिंग और ये हृदय रोग की जागरूकता की बात आपके मन में सबसे पहले कब आई? देखिए, मैं ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में काम करते मेरे करीब 15 साल हो गए और जब मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ नहीं था, झारखंड गवर्नमेंट में था या उससे पहले, मुझे भी लगता था कि हृदय रोग जो है वो 50 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर के लोगों को होता है। डायबिटीज जो है वो एक उम्र के बाद होता है। लेकिन जब मैंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ा, ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ देखा कि प्रीमेच्योर डेथ, दैट मीन्स कि 60 साल से कम उम्र के लोगों का, इवन अभी आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि युवा हृदय रोग से काफी ग्रसित हो रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में सबसे कम उम्र के लोगों का हार्ट अटैक देखा है, 24 साल के लड़कों का हार्ट अटैक देखा है। तो ये जो और बहुत सारी हृदय घात के जो मरीज होते हैं वो 50% मरीज हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो घर में डेथ हो जाती है, ऑन वे रास्ते में डेथ हो जाती है। मतलब उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण, कार्डियक अरेस्ट होने के कारण ये समस्याएं होती है। तो मेरे मन में ये आया कि अगर हम सीपीआर ट्रेनिंग दें तो वैसे डेथ जो घर में हो रही है, हॉस्पिटल लाने के दरमियान रास्ते में हो रही है, वैसे जो कार्डियक अरेस्ट है उसको सीपीआर करके हम लोग 60 to 70% डेथ रेट को कम कर सकते हैं। तो इसमें हम क्यों नहीं आगे बढ़े, अपने लोगों को क्यों नहीं जागरूक करें? और इस सोच के साथ मैंने ये सीपीआर कर। जी सर, बहुत बहुत नेक कार्य। तो सर, शुरुआत में आपने इसे किस तरह से शुरू किया कि ट्रेनिंग कहाँ से कैसे प्रारंभ किया आपने? शुरुआती चरण हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने आज के दिन में लोगों के पास समय बहुत कम है। मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को बोला है कि भाई सीपीआर का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट पूछिए तो सीपीआर ट्रेनिंग के लिए अभी 15 to 20,000 रुपीज इसके चार्जेस हैं। लेकिन मैं फ्री में ट्रेनिंग देना चाहता था कि लोगों को ये करो। तो लोग को लगता है कि करके क्या होगा सीपीआर करके क्या होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये करके हम अगर अपनी जिंदगी में 2-4 लोगों की भी जान बचा लेते हैं तो हमारा जिंदगी सार्थक हो जाएगा। और इसी सोच के साथ मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन को बोला, बहुत ये को बोला, जिसमें कि कुछ जगह से मुझे अच्छे रिस्पांस मिले। मैंने वहाँ ट्रेनिंग दिया और उसी दरमियान जो है मुझे साइंटिफिक एकेडमी से भी सतीश सर का जो है बहुत अच्छा साथ रहा। और ये अभियान को मैं और तेजी से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि इतनी व्यस्तताओं के बाद भी आप इस नेक कार्य के लिए समय कैसे मैनेज कर लेते हैं? आप ये समय हमें जो दिए और इस तरह से जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर पाते हैं सर? देखिए, समय तो सबके पास 24 घंटे का ही होता है, लेकिन अगर करने की इच्छा हो तो समय खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो उसी बीच में मैं इसे एक महत्वपूर्ण कार्य अपने लाइफ का मानता हूँ और इसके लिए जब भी मुझे कहीं से इनविटेशन आता है या अप्रोच करता हूँ तो मैं इस टाइम को मैनेज करता हूँ।
सर मेरा अगला सवाल है कि जब आप सीपीआर ट्रेनिंग का प्रोग्राम करने के लिए हम जैसी संस्थाओं या किसी भी संस्था में जाते हैं तो मुख्यतः किन बातों का आप ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज है कि सीपीआर हमको किसको देना है। हम जाने अनजाने में कभी सीपीआर का गलत यूज नहीं हो, इसके कंट्राइंडिकेशंस भी हैं। तो अब कोई आदमी धूप से हीट स्ट्रोक के कारण गिर गया, वेसोवैगल अटैक के कारण गिर गया, तो हम किसी को सीपीआर नहीं देंगे। तो ये ट्रेनिंग का उद्देश्य जो होता है कि हमें ट्रेनिंग किसको देना है, जिसका कार्डियक अरेस्ट हो चुका है उसको हमको सीपीआर देना है, कितने देर देना है, कैसे देना है, और हमको इस बीच में क्या सावधानियां बरतनी है। इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है हम ट्रेनिंग में देते हैं, ताकि इसका मिसयूज नहीं हो कि कोई अगर हीट स्ट्रोक से गिर गया, वेसोवैगल हुआ, उसको हम सीपीआर करके उसके सारे रीड को हम तोड़ दें। तो सीपीआर का सही जगह में, सही जगह पर और सही इस्तेमाल होना चाहिए। सर जब से आपने ये विचार किया सीपीआर ट्रेनिंग देने का, तो उस समय से अब तक आपके अनुसार ये कितना सफल रहा? देखिए, ये ट्रेनिंग तो हम लोग हॉस्पिटल में भी अपने स्टाफ सबको देते रहते हैं। सीसीयू में मैं हूँ, सीसीयू स्टाफ को भी देता हूँ, या अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत जगह देता हूँ। अब इसका कुछ वैसे आंकड़े तो मेरे पास नहीं है कि कितने लोगों को बचाया जा सका है, लेकिन आशा ये करता हूँ कि अगर हमारा समाज इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होगा तो इससे हम काफी लोगों की जान बचा सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। आप अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जमशेदपुर और इस क्षेत्र में किस रूप में देखना चाहते हैं आगे, ताकि आपको ये संतुष्टि मिले कि हाँ आपका अभियान ये सफल रहा? देखिए, मेरा मानना है कि आज के समय में जिस तरह से हृदय रोगी की संख्या बढ़ रही है, तो हर लोगों को कम से कम सीपीआर ट्रेंड होना चाहिए। और अगर हमारा शहर और मेरे जैसे कुछ और लोग ट्रेनिंग के लिए आगे आए, तो मुझे जहाँ से भी बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। मेरा लक्ष्य यही है कि कम से कम हर बस्ती मोहल्ले में कम से कम 40 से 50 लोग ट्रेंड हों, ताकि अगर उस मोहल्ले में इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उसको सक्रिय रूप से अपना सहयोग दें। तो इस ऐसे करके हम लोग जो है, जो अकाल मृत्यु है, उसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो देखा आपने कि डॉक्टर साहब एक चिकित्सा मसीहा ही नहीं है, कि बल्कि समाज में चिकित्सा जागरूकता के रूप में जो कार्यक्रम चला रहे हैं, और इसका लाभ सभी लोग अवश्य लें, क्योंकि ये मौका अगर जमशेदपुर में हमें मिल रहा है तो ये हमारे लिए भगवान का वरदान से कम नहीं है। अतः इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर साहब की संदेश को मैं भी आप तक प्रसारित करना चाहूँगा कि आप में से भी कोई भी संस्था अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो आप हमसे सर से संपर्क करें, और सर अपने समय अनुसार अपनी सारी व्यवस्था के साथ आते हैं और निःशुल्क वो ट्रेनिंग देते हैं। तो इस बात को समझें कि क्या पता कल को किसको जरूरत पड़ जाए, किसी के घर में ही जरूरत पड़ जाए, पड़ोसी को जरूरत पड़ जाए, उस समय आप ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे और सही ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कैसे करना है, इसके अभाव में लोग हड्डी पसलियां तोड़ लेते हैं, धूप के रोगी को भी करने लगते हैं। तो सही रूप से ट्रेनिंग मिले, यह जागरूकता आप तक, आपके समाज तक पहुंचे। तो आप अगर किसी भी संगठन से जुड़े हों, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, शैक्षणिक संस्थान हो, आप डॉक्टर साहब के इस महाअभियान से जुड़ें और जन जन तक लोगों को सुरक्षित करने में, डॉक्टर साहब के इस अभियान को सफल करने में अपना योगदान दें। अंत में मैं सर से एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि सर ये अभियान तो आप प्रेरणा के रूप में हम लोगों के बीच रखे ही हैं, लेकिन जहां तक हमें ज्ञात है कि इसके अलावा भी आप लोगों की अलग अलग चिकित्सा कैंपों को लगाकर भी सेवा समय समय पर देते रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आप बताएं। टाइम टू टाइम देखिए, मैं जब इस पेशा से जुड़ा तो इस पेशा को समाज सेवा जो है सर्वोपरि हमने अपने जिंदगी में माना, और इसके दरमियान टाइम टू टाइम अपने क्लिनिक में भी मैं कैंप करते रहता हूँ, या मास लेवल पर भी
जो 2-3 कैंप मैंने किया है, बहुत बड़ा बड़ा कैंप किया है, जिसमें कि एक कैंप में 1800 रोगी देखे गए थे। और मेरे इस ये प्रयास के ये में हमारे जितने भी सीनियर्स या हमारे कलीग्स हैं वो भी मेरा साथ देते हैं। कैंप में, हमारे कैंप में डीएम लेवल के डॉक्टर आते हैं। जनरली कैंप में एमबीबीएस लेवल के ही डॉक्टर रहते हैं और वो अपनी सेवा देते हैं, लेकिन हमारे कैंप में डीएम, कार्डियो, नेफ्रो, न्यूरो सारे जो है मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर आके अपनी सेवा देते हैं। और कैंप करना टाइम टू टाइम तो मेरा कैंप होता ही है। इसके अलावा मैं ब्लड डोनेशन भी करता हूँ। टाइम टू टाइम मैं खुद ब्लड डोनेट करता हूँ ताकि लोगों में जागरूकता है कि डॉक्टर साहब ब्लड दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं ब्लड दें। तो और इसके अलावा अब हमारे पास कोई अगर गरीब असहाय पेशेंट आ जाता है तो मैं उसे निःशुल्क अपनी सेवा देता हूँ। कुछ लोग के पास पैसे नहीं होते हैं, बोलते हैं सर हम दवाई बाद में खरीदेंगे, तो ऐसे पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि तुम दवाई अभी खरीद के जाओ, मेरा फी देना होगा तो बाद में देना, नहीं देना होगा तो मत देना, लेकिन तुम इलाज कराने आए हो, दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे। तुम दवाई लेके जाओ, और दवाई में भी कुछ पैसा अगर कम होता है तो उसे मैं दुकान में बोल के छोड़वा देता हूँ। ऐसे समय में जब थोड़ी भी कुछ बीमारी हो जाए, चिकित्सक परामर्श की जरूरत हो, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो, तो लोग आर्थिक खर्च के डर से डर जाते हैं, और वैसे समय में डॉक्टर साहब का हमारे समाज में होना ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। सर, आज इस वार्ता के माध्यम से आपने जो हमारे क्षेत्र के हमारे दर्शकों और श्रोताओं को जो शिक्षित किया, बताया, प्रेरणा दी, इन सब के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, एक बार फिर से इस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।